पर अटेंडेंस के लिए बच्चे लास्ट में आते हैं। कोई बात नहीं। जो जो हमारे हमारे सही सही हैं, हैं जो पढ़ जो रहे पढ़ हैं रहे हैं वो वो भी भी तो है ना, ऐसी क्या बात है। यस सर। चलिए, ये ये आपकी आपकी लास्ट यूनिट लास्ट होगी। यूनिट होगी, ठीक है, ठीक है। इसमें इसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ ऑफ हेरिटेज हेरिटेज साइट्स साइट्स एंड मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट, यानी कि उनका उनका जो 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 हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, उनका कंजर्वेशन यानी कि उनका प्रिजर्वेशन एक तरीके से उन्हें संरक्षित कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हमारा जो इम्पोर्टेंस है प्रिजर्वेशन कल्चर हेरिटेज की, उसके बारे में बात करी जाएगी। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे हेरिटेज होता क्या है, ठीक। हेरिटेज से क्या मतलब है। हेरिटेज रेफर्स एक मिनट। Heritage refers to the inherited or preserved aspects of a culture, tradition, history, or natural environment that are passed down from one generation to the next. It encompasses a wide range of tangible and intangible elements that contribute to the identity and character of a particular community, society, or a group of people. यानी कि यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, जो हमने पिछली यूनिट्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। उसमें क्या बात कही गई है कि जो हमारा हेरिटेज क्या होता है, जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन होता है ना, उसको एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाया जाता है, हेरिटेज कहा जाता है ना। और इसमें क्या होता है, ये हमारी एक कम्युनिटी की या फिर एक बोल सकते हो सोसाइटी की एक पहचान भी बन जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, ठीक। और उनके क्या होते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। जैसे आप देखो कि मुस्लिम्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनको नमाज पढ़नी होती है 5 समय की, है ना। और ऐसे ही पंडित होते हैं या हिंदुइज्म में होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो सुबह पूजा करते हैं। तो ये किसने बताया उन लोगों को कि तुम्हें पूजा करनी है, कि तुम्हें नमाज पढ़नी है, या फिर तुम्हें चर्च में जाना है, या तुम्हें अगर सिख हो तो तुम्हें वहां जाना है। ये क्या है, उनकी जनरेशन टू जनरेशन ये सीख दी जा रही है उन लोगों को कि आपको ये चीज को फॉलो करना है ना। और आगे हमारी जो हमारा ट्रेडिशन है उसे फॉलो करो, हमारी जो हिस्ट्री है उसे जानो, है ना। जो हम हिंदू हैं तो हिंदुओं की जो हिस्ट्री है वो पढ़ाई मतलब बताई जाती है अब उनके पूर्वजों के द्वारा, है ना। मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स को अपनी बताई जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मुस्लिम्स हमारे यहाँ है तो उनका भागीदारी कम है ना। हमारी आज़ादी में भी उनकी भागीदारी बहुत है। तो ये क्या है ना, उन सबकी हिस्ट्री, उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, वो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन जब पास ऑन किया जाता है तो वो क्या कहलाया जाता है, हेरिटेज कहा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, हमारे को हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है, ठीक। हेरिटेज इज नॉट स्टैटिक, ठीक। इट इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड अडेप्टेशन। यानी कि हेरिटेज क्या है, कोई एक स्थिर अवस्था को नहीं कह सकते आप। यानी कि हेरिटेज को आप ये नहीं कह सकते कि जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो चीजें जिस तरीके से होती थी वो भी आज भी उसी तरीके से हों, है ना। वो चीज हेरिटेज नहीं है। हेरिटेज क्या है, वो समय के साथ चलमान है, यानी कि समय के साथ उसका उदय होता है एक तरीके से, यानी कि वो बढ़ता जाता है ना। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मोबाइल मोबाइल को आप समझिए। जैसे क्या है कि पहले क्या, सबसे पहले क्या आए थे, जो लाइन के थ्रू फोन चलते थे, है ना। अब उसी उसको फिर क्या किया गया, कॉर्डलेस किया गया। पहले सबसे पहले मोबाइल नहीं आए थे, उसके बाद डायरेक्ट टेलीफोन के साथ क्या आए थे, कॉर्डलेस फोन आए थे। यानी कि उसमें कॉर्ड नहीं होती थी और आप कहीं पे भी उसकी एक रेंज होती थी मतलब, और वहां पे आप ले जाके उसमें बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आए धीरे धीरे कीपैड वाले फोन, ठीक। कीपैड वाले फोन आए तो उससे क्या हुआ कि आप उसे कहीं पे भी ले जा सकते हो, उसकी रेंज बहुत बढ़ गई, ठीक है। पहले क्या था कि आप घर ही घर में घूम सकते हो फोन को लेके, फिर क्या हुआ, फोन आया तो आप उसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो। फिर उसके बाद क्या आया, आपके आए कैमरा वाले फोन, ठीक। कीपैड वाले के बाद क्या है, कैमरे वाले फोन। उससे क्या हो गया, आप फोटो खींच सकते हो कहीं पे भी, किसी का वीडियो भी बना सकते हो, अपना वीडियो बना सकते हो, मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आया आपके टच पैड वाले फोन। टच पैड वाले, मैं टच फोन की बात नहीं कर रहा, स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ टच पैड वाले, जिसमें एक पैड होता था बना हुआ, और वो एक तरीके से जैसे हमारे लैपटॉप में माउस पैड होता है ना,
जिसमें आप उंगली घुमाते हो तो वो कर्सर घूमता है। उसी तरीके से वो फोन जो आते थे नोकिया के, ब्लैकबेरी के, है ना, तो उनमें भी एक टच पैड होता था। तो उससे क्या हुआ, ये चीज क्या होती गई, इवॉल्व होती गई। आप देख रहे हो सबसे पहले आपने क्या देखा, एक बड़ा सा हेडसेट होता था, है ना, कॉर्ड से जुड़ा हुआ, आप वहीं बैठ के ही बात कर सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका इवॉल्व हुआ, है ना। तो इसी तरीके से आप समझो कि हेरिटेज भी हमारा क्या है ना, कि समय के साथ साथ बदलता जाता है। जैसे आपने, आपकी जो जनरेशन थी, यानी कि आपके दादा की जनरेशन, ठीक है, अब वो क्या थे, वो गांव में रहते थे, तो वो लोग उस हिसाब से जीते थे कि वो एक कम्युनिटी, मतलब समाज के साथ, और क्या कहते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली, है ना, वो जॉइंट फैमिली में ज्यादा रहते थे। उनके घर में सुबह शाम को 7 बजे तक खाना खा पी के सब 9 बजे सो जाते थे, ठीक है। और दूसरी बात, चलो ये चीजें तो उनकी दिनचर्या हो गई, लेकिन ट्रेडिशन में क्या होता है कि बड़े बूढ़ों के सुबह पैर छूने हैं, है ना। आजकल तो नहीं करता कोई कि सुबह उठते ही आप पैर छुओ किसी के। मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम बच्चे करते हैं आज के समय में, है ना। घर से निकलने से पहले पैर छुओ। आजकल क्या होता है, हाय बाय हो जाता है, वही बहुत है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये इवॉल्व हो रहे हैं हम, है ना। ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है, इवॉल्व हो रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये आप अगर अपने बड़ों को सम्मान नहीं दे रहे हो तो ये तो गलत है ना। और वो भी अपने माता पिता, अपने दादा दादी को, है ना, सम्मान नहीं दे रहे हो तो ये चीज तो गलत, नेगेटिव वे में अब आप इवॉल्व हो रहे हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव में भी होती हैं, जैसे कि पहले क्या होता था, दहेज की बात होती थी, है ना, और घूंघट रखा जाता था बहुत बड़ा बड़ा, औरतों को शादी के बाद काम करने की छूट नहीं होती थी। तो ये सारी चीजें क्या, ये ट्रेडिशन बोल के और कल्चर बोल के हमें ये बताया जाता था कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे होता है ना। सुना होगा ना आप लोगों ने डायलॉग, तो पिक्चरों में भी होता था ये कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है भाई। हमारा और यूट्यूब पे भी आपने एक किसी यूट्यूबर है जो, उसका सुना होगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक। तो ये क्या है, उनका ट्रेडिशन या उनका कल्चर दिखाने की कोशिश करती है कि भाई हम तो ऐसी तरीके से रहेंगे। लेकिन आज के समय में देख लो, अब वही दादा दादी क्या है, वो ही अलाउ करते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ हमारी जो पोते की बीवी आएगी, मतलब बहू आएगी जो हमारी, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नौकरी वाली होनी चाहिए, है ना। हम तो वही काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है काम करने से। क्यों 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 कह रहे हैं वो इस चीज को? क्योंकि वो ये चीज देख रहे हैं कि आज के समय में चीजें, अगर आप दोनों लोग घर में नहीं कमाएंगे ना, तो घर चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। पहले क्या होता था कि एक ही आदमी कमाता था, 10 लोगों को खिला लेता था, महंगाई इतनी नहीं थी, ठीक। अब इतनी महंगाई हो गई है कि भाई अगर 10 भी कमा रहे होंगे ना, तो भी शायद 9 ही ढंग से खा पाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको अडेप्ट करती हैं, यानी कि वो टाइम के साथ साथ आप अडेप्ट भी करते जा रहे हो लोगों को। मतलब उन्होंने अडेप्ट किया ना इस चीज को कि भाई अब तो बहू आ रही है तो कोई बात नहीं, बहू भी हमारी पढ़ी लिखी होगी, वो भी नौकरी करेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो घूंघट रखे नहीं रखे, हमें इससे मतलब नहीं है, भैया पैसा लाओ, है ना। घर चलाना है तो पैसे की जरूरत है ना। ट्रेडिशन में से तो घर चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ किसकी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। तो यानी कि ये क्या है, ये इवॉल्व हो रहे हैं हम। हेरिटेज यानी कि स्टैटिक नहीं है, और वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि नेगेटिव में किस तरीके से बढ़ रहा है कि आप उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, सॉरी फॉलो नहीं कर रहे हो, सही वे में फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। अब आपने क्या हुआ कि दादा दादी से हाय हेलो गले मिल रहे हो, ठीक है, आप गले मिल रहे हो, आपका प्यार है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे पहले आपका ट्रेडिशन क्या बोलता है कि पैर छुओ, है ना। पैर छूने के लिए बोला जाता है। तो भाई ये भी बोला जाता है कि अगर आप किसी बड़े के, अपने से बड़े के, जिसे आप सम्मान मानते हो जिसका, है ना, उसके पैर छूने से उसके क्या होते हैं, उसके गुण आपके अंदर आते हैं, इसीलिए तो पैर छूने की परंपरा कही जाती है, ठीक। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, वो चीजें भूलते जा रहे हो। मतलब आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, मतलब आगे की जो जनरेशन इस तरीके से आ रही है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आता है द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज आर एसेंशियल टू मेंटेन ए कनेक्शन विद द पास्ट, fostering cultural identity and ensuring the future generation can appreciate and learn from their culture, historical and natural legacy। ये वही बात आ गई कि हमारा जो प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन है हेरिटेज का, वो क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारा एक जो पुराने लोग हैं, मतलब पुराना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उससे हमारा एक कनेक्शन बना रहे, है ना। हमारे जो कल्चर की आइडेंटिटी है उसे हम बचा के रख सकें, और जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी हम अपना कल्चर और जो हमारा ट्रेडिशन है ना, और हमारी जो लेगेसी है
वो बता सकें कि हम लोग भाई इस तरीके से फॉलो करते हैं, इस तरीके से पूजा करी जाती है, इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, इस तरीके से मत्था टेका जाता है ना, कि मूर्ति पे गंगा जल चढ़ाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें भाई कौन बताता है आपको? आपके पुराने जो पिताजी, माताजी या दादा दादी, यही लोग तो बताएंगे आपको, या फिर आप किसी को देख के सीखोगे। तो जो देख के सीखोगे, इससे अच्छा है ना कि आपके घर में कोई आपको बताए, तो वो और अच्छे तरीके से बता पाएगा। तो वो क्या है, आपको आपके पास से कनेक्ट रखेगा, आपके कल्चर से कनेक्ट रखेगा, आपकी जो हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं, है ना, लेगेसी है आपके परिवार की या फिर आपके समाज की, है ना, उससे कनेक्ट रखने का काम करता है हमारा जो प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन है हमारे लिए, इसीलिए जरूरी है हेरिटेज का। फिर आया था मैनी कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनेस्को have initiative and program dedicated to safeguarding and celebrating heritage in its various forms। ये इतनी कोई मेन बात नहीं है कहने वाली, लेकिन ये है कि अलग अलग कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने और प्रोटेक्शन करने का काम कर रही हैं। और उसमें क्या है, ये यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये क्या है, ये क्या करती है, हमारी जो हेरिटेज साइट्स मॉन्यूमेंट्स वगैरह होती है ना, और उनको प्रिजर्व करने का काम करती है, उन्हें मतलब चिन्हित करती है पहले तो, और फिर उनके प्रिजर्वेशन के लिए उनके रूल्स बनाती है और उन्हें बताया जाता है कि भाई ये चीज प्रिजर्व करने लायक है ना। इससे आपके ट्रेडिशंस जुड़े हुए हैं, आपके कल्चर की एक छाप दिखाता है ये। तो ये सारी चीजें वो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा हेरिटेज साइट्स। अभी तो हमने हेरिटेज की बात कर ली है, इसके बाद क्या आता है, हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? ये हेरिटेज साइट also known as a cultural heritage site is a location or place with significant cultural, historical, architectural or natural value that is recognized, preserved and protected for its importance to society। अब देखो ये क्या हो गया, हमने अभी बात करी केवल ट्रेडिशंस की, कल्चर की। अब इसमें क्या बोल दिया, ये एक कोई जगह है ना, या फिर कोई एक लोकेशन है ना, या तो कोई प्लेस है या फिर कोई लोकेशन है या फिर कोई इमारत है ना, बिल्डिंग है कोई, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी हेरिटेज साइट हो जाती है। और इसका क्या जरूरत है, ये इसकी क्या मतलब सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, ये क्या आपका कल्चर दिखाती है ना, आपकी हिस्टोरिकल वैल्यूज दिखाती हैं। अब आप जैसे हमारा पार्लियामेंट है, जो पुराना पार्लियामेंट था, संसद भवन गोल वाला, है ना, वो किसने बनवाया था? अंग्रेजों के समय का बना हुआ था, ठीक है, यानी कि आजादी से पहले का बना हुआ था। तो आप उसको उसकी हिस्टोरिकल वैल्यूज देखो कितनी पुरानी है ना, और वो अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से खड़ा हुआ था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नए की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उसमें एमपीज वगैरह और जो भी दफ्तर होते हैं, अंदर ऑफिसेज होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, जो कि उसके हिसाब से पुराने के हिसाब से कम थी। तो इसलिए नए की जरूरत पड़ी, है ना, नहीं तो काम तो चल ही रहा था उससे भी। तो उसमें क्या, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है वहां पे, और आर्किटेक्चरल वैल्यू होती है, नेचुरल वैल्यू होती है। नेचुरल जैसे जो कि हमारे नेचर पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं हमारे आगरा में ही देख लीजिए, कीठम है ना, कीठम बहुत पुराना बना हुआ है। इसमें क्या झील है और पक्षी आते हैं यहाँ पे, है ना, भरतपुर में है बर्ड सेंचुरी, एटा में है, पटना पक्षी विहार, सॉरी जलेसर में है ना, बहुत पुराना है वो। ये मानिए मेरे पिताजी मेरे पिताजी जलेसर के हैं, तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब से उन्होंने सुना है। और ये बात मानो आप 50-60 के बीच की, और यानी उससे पहले का बना हुआ है पटना पक्षी विहार। तो कितना पुराना हो गया। ये क्या है, नेचुरल वैल्यू भी रख रहा है ना। वहाँ के लोग, उनके लिए अभ्यारण्य है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पक्षी अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आर्किटेक्चरल, जो कि जैसे कुतुब मीनार हो गई, ताजमहल हो गया, ये सारे क्या आ जाते हैं आर्किटेक्चरल। और बिल्डिंग्स जो मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारा संसद भवन था पुराना, तो ये सारी क्या आ जाती है। इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी एक सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है। ये आपके कल्चर को दिखा रहा है, आपकी हिस्टोरिकल वैल्यूज को दिखा रहा है ना। तो ये हो गई हमारी हेरिटेज साइट्स हो गई। हेरिटेज साइट कैन कम इन वेरियस फॉर्म एंड encompass a wide range of values. These sites are typically considered important for their contribution to our understanding of history, culture and environment। यानी कि ये इनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इससे हमें हमारी हिस्ट्री को समझने की, है ना, हमारे कल्चर को समझने की, हमारा जो एनवायरनमेंट उस समय का कैसा एनवायरनमेंट था हमारा, मतलब पर्यावरण तो हो ही सकता है, और माहौल एक तरीके से,
है ना, जो सोसाइटी का माहौल किस तरीके का था उस समय का, जहाँ जब वो बनी थी, वो हेरिटेज साइट्स बनी हुई थी, उस समय की जो एनवायरनमेंट था उसके बारे में बताने का काम करती है। इसलिए इनकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। कि आप ये नहीं कि इन्हें वही ये इतने बड़े चौड़े उसमें मैदान में बने हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, इससे अच्छा यहाँ पे बिल्डिंग बना दो लोगों के रहने के लिए। अगर भाई सब जगह बिल्डिंग ही बना दोगे तो फिर हम तो हमारे पास से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमारा ट्रेडिशन भी खत्म हो जाएगा, हमारा कल्चर भी खत्म हो जाएगा। भाई इंडिया को यूनिक क्यों बोलते हैं हर कोई, क्यों? क्योंकि अभी भी इंडियंस लोग क्या है ना, अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन जो बाकी की कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो सब अपने ट्रेडिशंस को भूलते हुए आगे बढ़ती जा रही है। बस आगे बढ़ना है उन्हें, आगे बढ़ना है ना, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, बस प्रगति करे जा रहे हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं, द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट्स आर एसेंशियल टू सेफगार्ड आवर कल्चर एंड हिस्टोरिकल लेगेसी, प्रमोटिंग टूरिज्म, एनहेंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग enhancing our understanding of the past एंड द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड एनवायरनमेंट। वही वाली बात है। हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ दी है कि प्रमोटिंग टूरिज्म, यानी कि जब आपके यहाँ कल्चर होगा, आपका हेरिटेज होगा, है ना, हेरिटेज साइट्स देखने आते हैं ना टूरिस्ट, जो लोग आते हैं बाहर से, जो ताजमहल देखने आ रहे हैं, लाल किला देखने आ रहे हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं देखने आ रहे हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने आ रहे हैं, तिरुपति बालाजी देखने आ रहे हैं, है ना, ये सारे क्या है, एक हेरिटेज साइट्स हैं ये सारी आपकी, है ना, मॉन्यूमेंट्स हैं ये। तो इनका इसीलिए कंजर्वेशन भी जरूरी है, ताकि हमारा जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म क्या है हमारे लिए दोनों तरीके से बेनिफिशियल है। क्या आपकी एक इकोनॉमी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आपके कल्चर हेरिटेज के बारे में भी बताता है वो। तो ठीक है ना, इसलिए दोनों चीजों को कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन हमारे हेरिटेज साइट्स की बहुत जरूरी है इसीलिए। फिर इसके बाद आ जाएंगे हमारे जो टाइप्स हैं हेरिटेज साइट्स के, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। इसमें क्या है, एक मिनट, कुछ गलत साइट आ गई, हाँ ये क्या है, हमारा पहली आ जाती है हिस्टोरिकल साइट। जो टाइप्स हैं हेरिटेज साइट के अंदर पहली आ जाती है हमारी हिस्टोरिकल साइट। अब देखो हिस्टोरिकल साइट्स में अब हम क्या बात करें, इंडिया की नहीं, हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। इसमें क्या आ जाता है कि किसी एंशियंट रूइंस, यानी कि रूइंस क्या, जैसे जो एक तरह से जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो खत्म हो गई। ठीक, जब वो खत्म हुई तो वो क्या हुआ था, वो दब गई थी जमीन के नीचे, है ना, उसकी खुदाई करके ही तो निकाली गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो हड़प्पा मोहनजोदारो की खोज करी गई थी, तो वो क्या खुदाई के द्वारा तो निकली थी। तो रूइंस क्या होते हैं ना, जो मतलब बर्बाद हो चुकी कोई चीज, है ना, उसके अवशेष बचे होना, उसे बोलते हैं रूइंस। तो ये क्या हो गया, एंशियंट रूइंस, बैटलफील्ड, हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड लैंडमार्क्स with historical significance, for example pyramid of Giza in Egypt and the palace of Versailles in France। देखो आपने सभी ने गीजा का पिरामिड तो देखा ही होगा, है ना, वो ट्रायंगुलर शेप वाला, है ना। तो ये क्या है, वो क्या है एक तरीके से, जैसे इंडिया में जो मकबरे बने हुए हैं, जैसे ताजमहल बना हुआ है, वो भी क्या है एक तरीके से पिरामिड जो है ना, वो वहां के राजाओं का, है ना, राजाओं का वो एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं उसे, टूम, है ना, टूम है। तो उसकी अलग सिग्निफिकेंस इसीलिए है क्योंकि वो एक तो बहुत ही विशालकाय है ना, और उसकी जो आर्किटेक्चरल बनावट है वो एकदम अलग थी उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय इस तरीके की आप आर्किटेक्चर देखते नहीं हो कि ट्रायंगुलर शेप में कोई चीज बनाई जाए, है ना। तो पैलेसेस वगैरह आपने देखे हैं, है ना, इंडिया के बाहर के सब जगह पे, है ना, क्या पैलेस बनते थे बहुत ही विशाल और बढ़िया आलीशान एकदम, लेकिन कोई भी चीज ट्रायंगुलर नहीं बनती थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या है हमारी मतलब जो हिस्टोरिकल साइट, इसीलिए वो फेमस ज्यादा है क्योंकि उसकी एक तो आर्किटेक्चरल वैल्यू है और फिर हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। हिस्टोरिकल वैल्यू कैसे आ जाती है, हिस्टोरिकल वैल्यू कैसे आ जाती है कि वो वहां पे उस समय के बारे में बताता है, क्योंकि वहां पे कलाकृति बनी हुई है कार्विंग के द्वारा, है ना, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से मम्मी, क्योंकि वो मिस्र में क्या होता था कि मम्मी बना के ही दफनाया जाता था लोगों को, है ना, और तो मम्मी को किस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रह सके कईयों सालों तक, 100 सालों तक, है ना। और उसमें सोने वगैरह की आपको देखने को मिलते, खजाना भी, मतलब लोग मानते हैं कि वहां पे खजाना भी है ना। और तीसरी चीज ये कि वो वहां की सबसे बड़ी बात सभ्यता को बताता है। जो पिरामिड है गीजा का,
वो वहाँ पे जो कलाकृति बनी हुई है उसको डिकोड करके, वो एक तरीके से लैंग्वेज है वहाँ की, है ना, उसको डिकोड करके वहाँ की सभ्यता के बारे में जाना जाता है। फिर बैटलफील्ड आ जाती है, जैसे हमारे जलियांवाला बाग कांड होता है ना, वहाँ पे उसको प्रिजर्व किया गया है कि नहीं किया गया। अमृतसर में जाओ आप तो वहाँ पे है ना जलियांवाला बाग जो है वो पूरी तरीके से उसी शेप में रखा गया है, मतलब जैसे लोग जो जिसमें कुएं में जा कूद के लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी, तो उसको भी वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है ना। जो गोलियां चली थी उनके छेदों को भी वहाँ पे अलग से दीवार पे पॉइंट आउट किया गया है कि ये इतनी सारी गोलियां चली थी, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से बैटल फील्ड ही रही वो, हालांकि वो बैटल नहीं थी कि वो तो एक तरफा तरीके से चला दी गई थी गोलियां, लेकिन बैटल फील्ड में और भी जैसे चीजें, पानीपत हो गया हमारा, है ना, वहां पे 3 लड़ाइयां हुई हैं। एक तो मुगल काल को स्थापित करने वाली लड़ाई वहीं पे हुई है सबसे पहली, है ना। ये सारी बिल्डिंग हो गई हमारी, लैंडमार्क्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें क्या आ जाती है हमारी हिस्टोरिकल साइट्स में आ जाती हैं। फिर आ जाती है कल्चरल साइट। These sites are often associated with the custom, tradition, and beliefs of a particular culture and community. Cultural heritage sites may include temple, church, sacred ground, और traditional villages, यानी कि जो कल्चर से रिलेट करती हैं जो भी जगह, है ना। अब वो जैसे इसमें बताया टेम्पल, चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, है ना, चर्च, और जो भी कोई जैसे कभी होता है ना, एक हमारा एक तो अमृतसर है, अमृतसर में कौन सा है, हरमिंदर साहब, मतलब गोल्डन टेम्पल, उनका नाम हरमिंदर साहब है ना। तो गोल्डन टेम्पल हो गया। और ये जो बोला है सेक्रेड ग्राउंड, सेक्रेड ग्राउंड में कोई आप बताओ एग्जांपल, जो कि पवित्र स्थल हो कोई, जिसमें मंदिर नहीं हो, है ना, कोई जैसे जैसे संगम होता है ना। अभी संगम लगेगा यूपी में, हर 12 साल में लगता है ना संगम। तो वो क्या है ना, जैसे इलाहाबाद में लगता है, और एक कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। तो ये क्या है, ये सेक्रेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी होती है अपने कल्चर के लिए, है ना। तो संगम लगता है, ये हमारी क्या होगी, सेक्रेड प्लेस हो गया एक। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाती है, कल्चरल साइट हो जाती है, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, सेक्रेड ग्राउंड। और कोई ट्रेडिशनल विलेज जिसकी मान्यता हो कोई जगह की, है ना। लेकिन आजकल तो कोई ऐसी जगह मेरे हिसाब से बची नहीं है जो कि विलेज के फॉर्म में रह गई हो और वो बहुत फेमस हो, क्योंकि कोई भी जगह बहुत ही ज्यादा अगर उसकी है फेमस हो, तो क्या है, वहां पे आधुनिकीकरण हो जाता है, उसे उस चीज को उसके उसके स्वरूप को बदल के आधुनिकीकरण करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं। वहां पे सब कुछ तहस करके जो लोग रह रहे हैं उन्हें हटा के और उसका आगे मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाता है। जैसे अभी अयोध्या में आपने देखा, है ना, क्या किया, अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, जो वहां के लोग थे, गांव वाले जो लोग थे, उनको क्या किया गया, पीछे कर दिया गया, मतलब और इंटीरियर कर दिया गया। तो ये क्या मैंने अभी जो बताया ना कि जो जगह बहुत फेमस है, जैसे अयोध्या थी हमारी, है ना, और अयोध्या है मतलब हमारी, है ना, वहां पे राम मंदिर बनाया गया। तो लेकिन उसकी वजह से लोगों को भी तो सफर करना पड़ा, है ना, उनकी जमीनों को लिया गया मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर बनने के लिए जमीन सबने दे दी, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब वहां पे आधुनिकीकरण आया, है ना, जैसे आप लोगों ने अखबार अगर पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने जमीन ले ली, अदानी ने वो ले ली जमीन, है ना, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज आई, वहां पे जमीन ले ली। ठीक, अब जब जमीन ले ली तो क्या हुआ, जो जिन लोगों की जमीन थी वो तो ले ली, अब वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग और अंदर चले गए, है ना, उनका गांव क्या हो गया, वो और अंदर चला गया। यानी कि वो एक तरीके से जो आगे हो रहे थे, जो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो उनका भी विकास होता उन गांव वालों का, तो वो क्या, उनकी जिंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, वो क्या हो गए, वो और पीछे चले गए, है ना। तो भाई उनके लिए कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जमीन ले ली तो भाई उसके लिए तो फायदा है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी कल्चरल साइड। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल साइड। ये क्या है, जैसे these sites contain artifacts and structures from ancient civilization offering insight into human history. Example include the ancient city of Pompeii in Italy to the archaeological site of Machu Picchu in Peru. यानी कि ये देखो, ये तो आपने फॉरेन के सुन लिए, पॉम्पे, इटली, और ये सब हमारे इंडिया में भी है। और ये हड़प्पा और मोहनजोदारो सबसे बड़ी मानव सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं और सबसे ज्यादा एडवांस शहरों में माने जाते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं,
जिनको क्या होता है कि एक तो वो हमें क्या बताती हैं कि उस समय के लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे अपना, है ना, उनकी सिविलाइजेशन कैसी थी, वो किस तरीके से अपना खाना पीना होता था, किस चीज में श्रद्धा रखते थे, है ना, और उनका जो रहन सहन था वो किस तरीके का था, पक्के घर थे, कच्चे घर थे, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उनकी एक कृतियां भी मिलती हैं, है ना। कृतियां में क्या होता है कि उनकी भाषा अलग होती है भले ही, लेकिन उसको डिकोड कर लिया जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट जो होते हैं उनका काम यही होता है कि वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सप्लोर करें, है ना, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल के लाएं, उनकी जो लैंग्वेज है वहां की उस समय की एशियन सिविलाइजेशन की, उसको डिकोड करें, ठीक है ना। तो और हमें उस समय के इंसान की ये पता चले कि वो किस तरीके से रह रहा था, उसका कल्चर क्या था, है ना, उसके वस्त्र कैसे थे, वो उसके आभूषण क्या पहनता था, है ना, किस चीज की सत्ता थी वहां पे, है ना, पितृ सत्तात्मक होते हैं और मातृ सत्तात्मक होता है, तो वो चीज, इसकी पूजा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आ जाती हैं। फिर इसके बाद आया था हमारा नेचुरल साइट। नेचुरल साइट में क्या है, कहाँ गया, some heritage sites include areas of exceptional natural beauty or ecological importance. These sites may be protected for their unique flora and fauna, geological formation, or scenic landscape. For instance, Yellowstone National Park in United States और ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ये तो बाहर के हैं, हम इंडिया की बात करेंगे, हम क्यों जाएं बाहर भाई, जब हमारे इंडिया में सारी चीजें मिलती हैं, आपको सारे मौसम मिलेंगे, है ना, चारों मौसम मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, और एक कौन सा होता है, किसी को पता है, ऑटम। ऑटम को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, बसंत। बसंत क्या होता है, एक तरीके से ऐसा सुहाना मौसम होता है, ना तो वो गर्म होता है ना वो ठंडा होता है ना, सुहाना मौसम जिसे बोलते हैं। तो ये चारों सीजन मिलते हैं हमारे यहाँ, सारी बर्फ मिलती है, रेगिस्तान मिलता है ना, जंगल मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, पठार मिलता है, और बताइए और क्या चाहिए आपको, नदियां मिलेंगी, नहर मिलेंगी, है ना, और बताओ और क्या रह गया जो आप बाहर जाओ देख लें। रेगिस्तान हो गया हमारा, बर्फ में हो गई हमारी नॉर्थ में, है ना, साउथ में केरला जाओ। हाँ जी बोलिए आकांक्षा। सर ऋतु बोलते हैं, ऋतु मौसम को तो नहीं, बसंत तो ऋतु होती है, मैंने सीजन बोला था, मतलब ऑटम होता है, ऑटम। ऑटम को बताइए क्या बोलते हैं हिंदी, ऑटम को क्या बोलते हैं, एक मिनट, ऑटम सीजन हिंदी में बता भैया। शरद ऋतु है ना, पतझड़ वाला, हाँ सही है, बसंत नहीं होता है, सॉरी, पतझड़ वाला जो ऋतु होती है ना उसे बोलते हैं ऑटम सीजन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो नेचुरल साइट्स में हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे अलग अलग तरीके की फ्लोरा और फोना होते हैं। फ्लोरा फोना क्या होते हैं, जो एक तरीके से प्रजाति होती है ना, अलग अलग तरीके की फूल पत्तियां वनस्पति की, है ना, वनस्पति की जो अलग अलग तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं जहाँ पे, है ना, वो क्या हो जाती है, फ्लोरा हो जाती है, ठीक। और फोना क्या होता है, जैसे जो जीव जंतु, है ना, कहीं पे किसी भी जगह पे अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु मिलते हैं ना, और मतलब पशु पक्षी हो गए, और अलग अलग प्रजाति के होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, फोना बोलेंगे। जैसे क्या होता है, हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं हमारे जितने भी, वो क्या होते हैं हमारे वहां पे बायो फ्लोरा फोना की बहुत ही ज्यादा आपको मिलेगी देखने को, डाइवर्सिटी। एक मिनट मैं आपको बताऊं बायोडाइवर्सिटी पार्क कौन कौन से हैं इंडिया के। एक मिनट है, देखो, दामोदर वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क झारखंड, कालिदास डाइवर्सिटी पार्क वेस्ट बंगाल, और बिहार में है बायोडाइवर्सिटी पार्क तोला मधुपुर, है ना, बटरफ्लाई गार्डन बायोडाइवर्सिटी पार्क बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, है ना, ये भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके की आपको फ्लोरा फोना देखने को मिलते हैं। और फ्लोरा फोना क्या होते हैं, फ्लोरा यानी कि जो वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, उनकी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और फोना मतलब जीव जंतु पशु पक्षी हो गए, वो उनकी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। वो हमारी क्या हो जाती है, नेचुरल साइट हो जाती हैं। और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या होते हैं, जो कि मतलब पुराने समय, जैसे हमारा अरावली पर्वत है, हिमाचल पर्वत है ना, ये सब क्या है, हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पहले से बनी हुई मतलब प्राकृतिक फॉर्मेशन एक तरीके से, है ना। और सीनिक लैंडस्केप यानी सीनरी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप केरला जाओ, है ना, बारिश के समय में आप केरला जाओ, सबसे सुंदर जगह वही है पूरे इंडिया में। बारिश में कहीं पे भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बारिश बहुत ही गंदी लगती है मेरे को। तो बारिश है ना, बारिश का सीजन मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप केरला जाओ, केरला में अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि वहां की जो ग्रीनरी इतनी अच्छी है ना। वहां पे जब आपने ये तो देखी होगी कि जब बारिश होती है तो ग्रीनरी हर जगह हो जाती है ना। लेकिन केरला का एक तो वहां पे नदी वगैरह भी है ना, समुद्र का भी थोड़ा सा टच आ जाता है केरला में। तो ये सारी चीजें मिला के ना, वहां का जो ग्रीनरी लैंडस्केप बनता है ना, वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि आप मतलब सीनरी ही लगती है बिल्कुल, कि किसी ने पेंट करके वहां पे आपको कलर्स बिखरा दिए हर जगह और आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, हमारी नेचुरल साइट्स हो जाती हैं हमारे हेरिटेज साइट्स में। इसके बाद आया था हमारा इंडस्ट्रियल हेरिटेज। Some sites are recognized for their historical significance in the development of industries and technologies. These could be old factories, mines, industrial complexes that played a crucial role in industrial revolution. अब जैसे आप देखो सूरत में आजादी के समय, आजादी से पहले सूरत में क्या होता था, कपड़े बनाने की मिल्स थी बहुत, है ना। और आज के समय में देख लो, सूरत क्या है, सबसे बड़ा हब है इंडिया में टेक्सटाइल का, यानी कपड़े के लिए, है ना। तो ये चीज क्या है, आप ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां से हमारा कपड़े का मान सकते हो आप, सूरत से, है ना। अंग्रेजों ने भी क्या किया था, सूरत में ही अपनी वो लगाई थी सारी फैक्ट्रीज, है ना। और दूसरी आप देखो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में, जैसे जो जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में जो स्टील प्लांट लगाए थे, है ना, आज भी काम कर रहे हैं वो। तो ये क्या होती है, हमारी जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि हिस्टोरिकल हैं, तो यानी कि बहुत ही पुराने समय से हिस्ट्री की लगी हुई हैं वो, और जो कि आज भी हमें फायदा दे रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारा इंडस्ट्रियल हेरिटेज में आता है, काउंट किया जाता है ये सारी चीजें। और जैसे हमारा बेंगलुरु हो गया, है ना, बेंगलुरु में क्या है, हैदराबाद बेंगलोर, ये क्या है, आईटी सिटी बोले जाते हैं, है ना। और इनमें ये आज इन्हें नाम नहीं मिला ये चीज, लेकिन जब से इंडिया में आईटी का जन्म हुआ है 90s के समय से, है ना, तब से ही ये दोनों शहर क्या है, टॉप पे रहे थे आईटी रेवोल्यूशन में, है ना। इन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मतलब गवर्नमेंट को भी, अपने संसाधन उस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाए कि जिससे कि आईटी कंपनीज आके यहाँ पे स्टैब्लिश हो सके, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं। और जैसे हमारा कैलिफोर्निया देख लो, यूएसए का, यूएसए में क्या है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है कैलिफोर्निया को, है ना। सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सारी जितने भी एप्पल ले लो, फेसबुक ले लो सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, आईबीएम ले लो, सब कंपनीज कैलिफोर्निया में है। सारी जितनी भी अमेरिकन आईटी कंपनीज है ना, टेस्ला ले लो, वो भी वहीं पे, एलन मस्क, है ना, वो भी वहीं पे है। तो सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, आईटी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन बाकी की सभी इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करते हैं। तो क्या होते हैं ना, वो वहां पे जहाँ से जन्मी है वो, है ना, जहाँ पे सबसे पहले लगी थी। और ये नहीं कि वो आज के समय की है, मतलब बहुत ही पुराने समय की है। तो उस जगह को क्या बोल देंगे हम, इंडस्ट्रियल हेरिटेज का नाम दे दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो चुकी है वो। जैसे हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, 60s के टाइम का बना हुआ है। ऐसी इसरो है हमारा, तो उसकी एक वैल्यू है कि नहीं है हमारे इंडिया में। इसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा इंडस्ट्रियल हेरिटेज। फिर आ गया लिविंग हेरिटेज। लिविंग हेरिटेज क्या है, दीज साइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स ऑफन एसोसिएट with local communities. They might involve traditional craft, agriculture practices और cultural event. अब देखो ये क्या है, लिविंग हेरिटेज को आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कि हमारा आगरा,
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा आगरा लिविंग हेरिटेज के लिए। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो काम लेदर का होता था आगरा में होता था, और आज भी हो रहा है ना। हमारा जो पेठा है आगरा का, वो आज के समय का नहीं है, बहुत ही पुराना है ना। आजादी के समय का मानो आप, है ना। मतलब आजादी के समय का मानो क्या, ये पेठा फल से पेठा बना देना, पेठे का एक फल आता है ना, वो उसे काट के उसे धो के, है ना, फिर उसमें चाशनी भर के, ये चीज करना आगरा से ही शुरू हुआ, है ना। और दूसरी चीज जैसे और मानो हमारा हेरिटेज जो लोग हैं यहाँ के, है ना, मैंने आपको बताया था एक बार कि भगत सिंह भी आए थे हिंकी मंडी में, है ना। जब अपने आंदोलन के समय में वो छुपने के लिए हिंकी मंडी में रुके थे। अब सोचिए भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, पता है किसी को? नहीं पता? अरे भाई ये तो गलत बात है आप लोगों की। बहुत गलत बात है भाई। 1900 करीब 1930-31 की बात होगी, तो उससे पहले की, मतलब 1930-31 में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। और उससे पहले की बात बताई जा रही है कि हिंकी मंडी थी यहाँ पे। तो सोचिए कि यहाँ के जो लोग होंगे वो कितने पुराने समय से रह रहे हैं आगरा में, है ना। उन्होंने एक पूरा व्यापार सेंटर बना रखा था हिंकी मंडी, जो कि आज भी है ना। तो ये क्या होती है, लिविंग हेरिटेज होता है एक तरीके से उस जगह का, उस लोकल जगह का, है ना। किसी जगह का कुछ खान पान अच्छा होता है ना। जैसे दिल्ली का है, ओल्ड दिल्ली का, सॉरी नई दिल्ली का नहीं, ओल्ड दिल्ली का खाने पीने में सबसे ज्यादा फेमस क्या जगह है? ओल्ड दिल्ली, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है, और सोन पापड़ी, कासगंज की सोन पापड़ी बहुत फेमस है, और अलग अलग जगह की, मतलब ये तो खाने पीने की बात हो गई। कपड़ों में ले लो, लखनऊ, है ना, लखनऊ खाने में भी फेमस है और कपड़े में भी फेमस है। वहाँ का चिकनकारी होता है ना। और ऐसे राजस्थान चले आओ, गुजरात चले आओ, राजस्थान का भी एक खाना फेमस है, उनके कपड़े भी फेमस है। ऐसे गुजरात चले आओ, गुजरात में भी गुजराती कपड़े बहुत फेमस है ना। और गुजरात में गुजरात का खाना भी बहुत फेमस है। साउथ में चले जाओ, मैंने कल बताया था सिल्क है वहाँ पे, है ना। साउथ के लोग सिल्क पहनते हैं अपने कोई भी फंक्शन वगैरह में, है ना। शादी में भी दुल्हन को सिल्क पहनाया जाता है, सिल्क की साड़ी पहनाई जाती है। तो ये क्या है, वहाँ की एक लिविंग हेरिटेज है कि लोगों से आप ये एक तरीके से वहाँ के लोगों के द्वारा जो हेरिटेज बना हुआ है वो हमारा क्या हो जाता है, लिविंग हेरिटेज हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में। मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से क्या कहे जाते हैं? मॉन्यूमेंट्स आर टिपिकली लार्ज एंड एंड्योरिंग स्ट्रक्चर और लैंडमार्क्स क्रिएटेड टू कॉमरेट और मेमोरलाइज ए पर्सन, ग्रुप, इवेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। यानी कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये ज्यादातर क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में। मतलब इस तरीके से ये एक बिल्डिंग हो गई, जैसे ताजमहल है ना हमारा मॉन्यूमेंट है ना, जामा मस्जिद है हमारी मॉन्यूमेंट है। तो ये सारी क्या होती है, इनके जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। और ये बनाए क्यों जाते हैं? ताकि लोगों को या फिर हमारी जो कोई ग्रुप है या कोई इवेंट है उसमें बना दिया उसकी याद में। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, सॉरी इंडिया गेट दिल्ली का इंडिया गेट जो है वो किस लिए बनाया गया है? हाँ जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और किसी को नहीं हो रही क्या? मुझे नहीं हो रही। हो रही है सर, हो रही है। मुझे क्यों नहीं अब हो बताइए भाई, आपके इंटरनेट की कोई इशू होगा। एक बार लीव करके फिर से आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बहुत ही लार्ज होता है पहली बात, है ना। और जो बनाया क्यों जाता है उन चीजों को, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन्हें बनाया क्यों जाता है? ताकि उस इंसान के लिए जिसके लिए बनाया है उसे याद रखा जा सके और उसकी हिस्ट्री को याद रखा जा सके, है ना। या फिर जो मैंने अभी बताया इंडिया गेट है जो, वो किस लिए बनाया है? शहीदों की स्मृति में बनाया गया है ना। जो शहीद हुए हैं वहां पे क्या होती है, एक अमर जवान ज्योति भी जलती रहती है हमेशा हमेशा, वो शहीदों की स्मृति में बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनके लोगों के लिए बना दिया। और जो कोई इवेंट हुआ, जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो वो एक इवेंट था हिस्ट्री का, बहुत ही गलत इवेंट था। तो उसको भी क्या बना दिया, उसको एक मॉन्यूमेंट की तरीके से रखा गया है, उसकी सारी चीजों को संभाल के रखा गया है
है ना, जो पार्क था वो पूरा जलियांवाला बाग, है ना, उसको क्या बना दिया गया है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बना दी, मतलब बिल्डिंग क्या, मॉन्यूमेंट तरीके से या पार्क कह सकते हो आप। लोग उसे देखने आते हैं, है ना, अपनी हिस्ट्री को देखने आते हैं, उसके लोगों को किस किस तरीके का टॉर्चर किया गया था वहां पे, वो चीजों को समझने आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारी मॉन्यूमेंट्स कही जाती है। These structures are often designed with the intention of preserving the memory of something important or serving as a symbol of culture, historical और artistic significance। यानी कि जो भी ये डिजाइन किए जाते हैं, मतलब जो बनाए जाते हैं ये सभी मॉन्यूमेंट्स, उनका मकसद क्या होता है कि हमारी उस समय की जो मेमोरी है, जिस आदमी के लिए बनाया जा रहा है या जिस जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है ना, मतलब कल्चर को दिखाने के लिए या ट्रेडिशन को दिखाने के लिए कोई चीज बना दी गई, है ना, या किसी इंसान की स्मृति में बनाई, जैसे ताजमहल जो बना हुआ है मुमताज महल के लिए, है ना, तो उन चीजों को दिखाने के लिए बनाई जाती है ना। और हमारा हिस्ट्री कल्चर और आर्टिस्ट की जो विशेषता है, भाई ताजमहल फेमस क्यों है, क्योंकि भाई उसके जो आर्टिस्टों ने जिस तरीके से उसमें कारीगरी करी है ना, इस वजह से ही तो फेमस है वो। तो यानी आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस दिखाने का काम करता है, ठीक। मॉन्यूमेंट्स कम इन वेरियस फॉर्म्स एंड कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ईच टेलिंग ए यूनिक स्टोरी। और बिल्कुल सही बात है कि मॉन्यूमेंट क्या है, केवल इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह है। एफिल टावर हो गया, है ना, वो भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मतलब एक स्ट्रक्चर है। और पिरामिड हो गए हमारे, और जैसे ओपेरा हाउस है ना सिडनी का, वो हो गया। वॉशिंगटन में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ का, अमेरिका का, वो भी एक क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और मॉन्यूमेंट भी है। वहाँ पे म्यूजियम भी है, लोगों को दिखाया जाता है रोज, है ना, लोग आते हैं, पास जनरेट किए जाते हैं उन लोगों के लिए, और वो पूरा व्हाइट हाउस दिखाया जाता है। वो भी क्या एक तरीके से हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है एक तरीके से वहाँ पे। मॉन्यूमेंट सर्व ए वेराइटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग ऑनरिंग इंडिविजुअल और ग्रुप, commemorating significant event, expressing cultural identity and preserving history for future generation। यानी कि मॉन्यूमेंट का काम क्या है, केवल एक कोई काम नहीं है कि बस बिल्डिंग खड़ी है, लोग देखने आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है उन्हें, इसलिए नहीं। उनका काम क्या है कि जिस आदमी के लिए या जिस ग्रुप के लिए कई सारे लोग, जैसे मैंने अमर जवान ज्योति की बात करी, गेट इंडिया गेट की बात करी थी, तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए, है ना, उनका सम्मान करने के लिए बनाया जाता है। और जो इवेंट हुआ, जैसे जलियांवाला बाग हुआ, उस इवेंट की विशेषता दिखाने के लिए किया जाता है ना, उनका निर्माण जो कराया गया है। और जो कल्चर की आइडेंटिटी है और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हम ट्रेडिशन बना रहे हैं, कल्चर अपना दिखाना चाहते हैं, उनको दिखाने के लिए हमें प्रिजर्व किया जाता है और मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं, है ना। उनकी जो, इसीलिए वो इतने अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो आगे के आने वाली जो जनरेशन है उन तक ये चीज पहुंच सके। They are not only architectural or artistic work but also symbols that carry meaning and represent the value, ideals and stories of the past। वही सारी बात है कि हमारे वैल्यूज को बताने का काम करता है मॉन्यूमेंट, है ना, स्टोरीज बताने का काम करता है, जो कि अभी मैंने बताई थी जलियांवाला बाग जैसे होती है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद है हमारा मॉन्यूमेंट्स के टाइप्स। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे टाइप्स में। एक तो हो गया पहला स्टैच्यू और स्कल्पचर। जैसे दीज आर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और कॉन्सेप्ट ऑफन क्रिएटेड इन द likeness of important figure। Famous example including the Statue of Liberty in the United States, the Christ of Redeemer statue in Brazil and the Sphinx in Egypt। ये मैंने नहीं देखा, मैंने स्फिनिक्स की बात मैं नहीं बता सकता, मैंने देखा नहीं है ना, लेकिन जो मतलब टीवी वगैरह पे मैं गया नहीं हूँ। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबने ही देखी होगी, जो एक लेडी है मशाल लेके खड़ी हुई है ना, काफी बड़ा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, सॉरी लिबर्टी, है ना। और क्राइस्ट ऑफ रिडीमर स्टैच्यू इन ब्राजील, यानी जो जीसस क्राइस्ट है वो एक तरीके से बाहें फैला के खड़े हुए हैं, ठीक है, वो वाली एक स्टैच्यू हो गई। तो ये स्टैच्यू ऑफ स्कल्पचर ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल का, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो वही वहां का कल्चर दिखाने का काम करता है। आप देखो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो कोई एक नहीं है, वो फ्रांस में भी बनी हुई है, एक उसकी एक छोटी सी मूर्ति है, रेप्लिका है, लेकिन वो है ओरिजिनल।
रेप्लिका है भले ही, एक मतलब दिखती वैसी ही है, लेकिन वो है ओरिजिनल। क्या हो गया, एक मिनट सर जी, फोन में देखिए बस, रियल में नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी मैंने भी फोन में ही देखी है बेटा, अभी जाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल बिल्ड टू ऑनर द सोल्जर एंड सिविलियन हु सर्व्ड और डाइड इन वॉर। वॉर मेमोरियल कैन टेक द फॉर्म ऑफ स्टैच्यू, plaques, or entire monument. The Vietnam Veteran Memorial in the United States and the Kentope in London are notable example. अब देखो वियतनाम वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, अमेरिकन मतलब जीत नहीं पाए थे, ठीक। और जब अगर और उन्हें है ना इतना नुकसान हुआ था, इतना नुकसान हुआ था कि उनके इतने सोल्जर्स मारे गए थे कि कोई गिनती नहीं थी, ठीक है ना। जो वहां से जिंदा वापस आ जाता था तो उसे बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था कि वियतनाम वॉर से आप जिंदा आ गए, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक मेमोरियल बनाया, है ना। तो जैसे इंडिया में भी जैसे बना हुआ है, जैसे मैंने बताया ना अमर जवान ज्योति बनी हुई है, इंडिया गेट बना हुआ है, उस पर क्या हुआ है, उस पर लिखे हुए हैं जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जो हमारे यहाँ युद्ध हुए हैं उनमें जो शहीद लोग हुए हैं, सैनिक हमारे, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये क्या करता है, हमारे वॉर मेमोरियल क्या करते हैं, सोल्जर्स को और जो सिविलियन होते हैं उन्हें ऑनर करने का काम करते हैं, जो कि डाइड होते हैं वॉर में, मतलब वॉर में जिनको शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक, उनके लिए ऑनर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब विमान घुसा दिया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा, है ना, जब 9/11 हुआ था जो, ठीक है, उस जगह को आज भी क्या किया गया, एक तरीके से मेमोरियल ही बना दिया गया है। उसमें जो लोग खत्म हो गए थे, उसमें जो मर गए थे उस हादसे में, तो उनके सबके नाम लिखे हुए हैं वहां पे, है ना। उस जगह को एक तरीके से पार्क में डेवलप कर दिया गया। जितनी बड़ी वो जगह थी जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, वो क्या था, न्यूयॉर्क में बिल्कुल बीचों बीच था, न्यूयॉर्क के बिल्कुल बीचों बीच। तो उस जगह को क्या कर दिया गया, अभी तक उसमें कोई निर्माण नहीं हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी कर दी गई है पार्क टाइप में, है ना। और वहां पे जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी उन सभी के नाम लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीज एक तरीके से वॉर मेमोरियल ही बोल सकते हो उसे भी, कि वो भी जो लोग सिविलियंस की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे कोई शहीद नहीं हुआ, मतलब सैनिक शहीद नहीं हुआ था, यहाँ पे सिविलियंस थे सारे, तो उनको भी एक तरीके से ऑनर करने का काम किया जा रहा है उसमें, ठीक है। फिर आया था हमारा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट। These encompass a wide range of architectural structures such as arches, domes, obelisks, or pyramid. The Arc de Triomphe in France, the Taj Mahal in India, and the Washington Monument in the United States are well-known examples. देखो आर्चेस क्या होते हैं, जो एक तरीके से आप आर्चेस को मैं फोटो दिखाऊं तो समझ में आएगा आपको। आर्चेस नहीं, मैं आपको शायद दिखा सकूं तो, जैसे एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, कि गेट होता है ना, गेट आप लोगों के घरों में गेट बनते हैं ना, तो वो खाली जगह होती है, मतलब पैसेज टाइप में जो होता है। जैसे आप, चलो मैं बताता हूँ, जैसे ताजमहल तो गए होंगे सभी लोग मोस्टली, तो उसमें जब आप ताजमहल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं ना, तो एक गेट बना होता है जो, है ना, वो होता है आर्चेस, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जैसे हमारे बता दिया गया कि पहला ही, कि ताजमहल इंडिया में भी बना हुआ है, आर्च डी ट्रायम्फ इस फ्रांस में बना हुआ है, वॉशिंगटन में भी बना हुआ है। तो ये सारी क्या होती है, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट, मतलब जिसमें आर्चेस का यूज कर रहे हैं। डोम्स जो कि गुम्बद होता है, जो कि हमारे ताजमहल पे भी बना हुआ है, जामा मस्जिद पे भी बना हुआ है ना। तो ये डोम्स हो गए, पिरामिड हो गए, जो मैंने बताया था ट्रायंगुलर शेप में है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एक तरीके से अलग दिखाने का काम करते हैं। भाई आजकल नहीं बनवाता कोई आर्चेस, बनवाता है कोई अपने घर जब बनना होता है तब कोई आर्चेस बनवाता है, अपने घर में नहीं बनवाता, क्योंकि पहली बात उसके लिए चाहिए बहुत बड़ी जगह, क्योंकि वो होता ही काफी ऊंचा है, कम से कम 20-25 फीट की हाइट होती है उसकी कम से कम, है ना। और चौड़ाई में भी काफी बड़ा होता है, कम से कम नहीं तो 20 से 25 फीट चौड़ाई होता होगा, इतना ही, है ना। तो इतनी बड़ी जगह आजकल मिल जाए वही बहुत है, तो आदमी बनवा ही नहीं पाता ये सब चीजें। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, इसे मॉन्यूमेंट इसीलिए बोला गया कि आर्चेस हो गए, डोम्स हो गए। डोम्स कौन बनवाता है आजकल घर में, कौन बनवा रहा है,
है ना, कोई नहीं बनवाता डोम के गुम्बद बनवा दे वो अपने उस पे। क्यों स्क्रीन हो रही है तो हेलो यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यस सर। है ना। तो आर्चेज हो गए, डोम्स हो गए, पिरामिड पिरामिड भी कोई नहीं बनवा रहा आजकल, ना तो मिस्र वाले भी नहीं बनवा रहे ना कोई और, वैसे तो किसी कंट्री ने और ने बनाए भी नहीं थे पिरामिड, अब तो मिस्र वाले भी नहीं बनवा रहे, जो उस समय के राजा थे, क्योंकि उन पर बहुत सारा पैसा था, है ना, संसाधनों की कमी नहीं थी, गुलाम होते थे उस समय में, तो गुलामों से काम करवाए जाते थे, तो उनके मन के हिसाब से जो काम आता था उनके दिमाग में वो करवा देते थे उनसे, है ना। लेकिन आजकल क्या है, अगर आजकल आपको काम करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसी कोई आकृति बनवाओ जो कि इतनी विशाल काय है, एक तरीके से जो पिरामिड है गीजा का, वो इतना विशाल काय है कि अगर आप उसे बनवाने बैठोगे ना तो हो सकता है पूरा मिस्र ही नीलाम हो जाए, है ना। एक तो उसमें इतना मटेरियल लगेगा, ऊपर से उसमें उसकी लेबर इतनी लगेगी, तो भाई बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कर दिया, इसे मॉन्यूमेंट इसीलिए नाम दिया गया है कि वो आपकी ट्रेडिशन का, आपके कल्चर का हिस्सा होते हैं। आर्चेज हो गए, डोम्स हो गए, है ना, पिरामिड हो गए, ये सारे क्या है हमारे जो हमारा ट्रेडिशन है उसकी बात करता है। फिर आ जाते हैं हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग कैसी है, जैसे कोलिजियम होता है, कोलिजियम मतलब जो इटली में एक तरीके से कोलिजियम कैसे समझाऊं, वहां पे है ना लड़ाइयाँ होती थी रोम में, रोम को ही बोला जाता है, इटली को ही रोम बोला जाता है, तो वहां पे है ना एक तरह से जो एरिना होते थे जहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी राजा के मनोरंजन के लिए, है ना, वो चीज हो गई। और हमारी जो बिल्डिंग्स तो हमारी आप देख ही रहे हो, हमारी कुतुब मीनार हो गई, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, बतेरी बिल्डिंग है इंडिया के अंदर, है ना, जो आप देखो चंद्रगुप्त के टाइम के महल बने हुए हैं, गुप्त काल के महल बने हुए हैं, उन लोगों को बोला जाता था कि ये गॉड लाइक क्रिएचर्स हैं, है ना, कि इस तरीके की मानव बना ही नहीं सकता इस तरीके की बिल्डिंग्स। तो ये भी सारी क्या हो जाती है हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में आ जाती है। फिर आया था मोजोलियम। मोजोलियम क्या होते हैं, दीज आर ग्रैंड अबव ग्राउंड टोम्ब और स्ट्रक्चर बिल्ट टू हाउस द रिमेन्स ऑफ इंडिविजुअल और फैमिलीज। द मोजोलियम एट हेलिकार्नस इन टर्की एंड ताजमहल इन इंडिया आर फेमस मोजोलियम मॉन्यूमेंट। यानी एक तरीके से टोम्ब होते हैं, मोजोलियम बोल देते हैं उन्हें, जिनमें वो थोड़े ग्रैंड होते हैं, है ना, ग्रैंड यानी कि जिनका नाम हो चुका है, उन्हें मोजोलियम बोल दिया। वैसे तो होते वो टोम्ब भी है, टोम्ब यानी कि कब्र का, ठीक है ना, या तो किसी परिवार की कब्र होती है उसके अंदर सबरी, है ना, या फिर किसी एक इंडिविजुअल की होती है, जैसे हमारा अकबर की भी है, जोधाबाई की भी है ना, हमारी मुमताज की भी है, ये सारी क्या है मोजोलियम का पार्ट होती हैं, ठीक है। इसके बाद है, एक मिनट बस स्लाइड देख लूं कौन सी है, ये कौन सी स्लाइड चल रही है भाई, 8 ठीक है, नहीं नहीं 8 नहीं है, एक मिनट, हाँ 7 स्लाइड हो गई ना, ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, कल करेंगे इसे कवर, कल खत्म हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, मतलब सर जी कितनी यूनिट रह गई है? ये लास्ट है, एक क्लास या 2 क्लास और होगी बस। सर जी वो असाइनमेंट है सर जी, जो A4 साइज, तो सर एक वो वाले भी आते हैं जो दोनों साइड वाइट वाइट होते हैं, और एक साइड वाइट होता है और एक साइड लाइन वाले होते हैं, तो सर कौन से वाले भी बना सकते हैं दोनों पर? हाँ किसी का ही बना लो, वैसे दोनों साइड प्लेन हो ना तो वो ज्यादा बेटर है। जो भी करेंगे ओके सर। ठीक है।